डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। बट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। किसके लिए? सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे न्यूक्लियाई से। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है एटम्स और भी बहुत चीज़ पढ़ाया है पीछे आपको, है ना। तो न्यूक्लियाई अभी पढ़ लेंगे। एटम्स से जस्ट रिलेटेड है न्यूक्लियाई, इसलिए एटम्स के बाद न्यूक्लियाई पढ़ा रही हूँ आपको। ओके, तो चलिए यहाँ पे न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। इससे पहले कि इस चीज़ को स्टार्ट करूँ पढ़ाना बताना आपको, तो ये बता दूं कि ये जब आप पूरा पढ़ोगे ना तो आपको लग जाएगा कि पूरा सिलेबस कवरेज है। टर्म 2 का जो सिलेबस है बच्चों वही बता रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है अभी। तो टर्म 2 के सिलेबस को ही कवर करेंगे यहाँ पे, और आपको हर एक चीज़ मतलब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन अराइज होने वाला है और कैसे आप क्वेश्चन करोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। उससे पहले आप लोग मेरे तरफ से थैंक यू ले लें। आप लोगों के बहुत सारे प्यार और सपोर्ट ने अपने चैनल को 2000 के तक पार करा दिया है। 2000 के से आगे बढ़ चुका है अपना चैनल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है बच्चों, पहले तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग को ब्लेसिंग्स, धन्यवाद क्या दूंगी, आप लोगों को प्यार दे सकती हूँ मैं। तो आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ब्लेसिंग्स। आप लोग जीवन में बहुत आगे जाएं, आगे बढ़ें, और ऐसे ही अपनी मैम का सपोर्ट करते रहें हमेशा और बने रहें साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना क्लास। ओके, तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताती हूँ ताकि आपको इस बात की संतुष्टि हो जाए कि मैम जो बोल रही हैं वो करेंगी। क्योंकि सिलेबस जब आप अपनी आंखों से यहाँ पे देख लोगे, ठीक है, टर्म 2 का, उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगी आपको तो आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ भैया मैम ने जो कहा है वो किया है। ठीक है, तो बस आपके ट्रस्ट के लिए यहाँ पे सिलेबस भी लिखा है, आपको समझने के लिए भी ट्रस्ट भी, और साथ ही साथ आपको कैसे पढ़ना है इसके लिए भी लिखती हूँ। ठीक है, तो देखिए सिलेबस क्या है टर्म 2 का। कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स मास एनर्जी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा आपको जब पढ़ाऊंगी आगे चल के। मास डिफेक्ट्स पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ये आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। तो इतना ही है बच्चों, इतना ही सिलेबस है इस टॉपिक का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। उससे पहले आप जान लें कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात जो की जाती है, इससे क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। सो देखिए, पहले तो आप जान लीजिए डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस कौन है? रदरफोर्ड साहब हैं। उन्होंने किससे कब न्यूक्लियस की खोज करी थी? जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो, इसलिए मैंने कहा था आपको एटम्स के बाद आपको न्यूक्लियाई बता रही हूँ ताकि आपको बोलने में मुझे आसानी हो जाए कि उस वीडियो में मैंने ये आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड क्या है? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग जो आपने पढ़ा था उसमें ही न्यूक्लियस का खोज हो गया, तो न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए, किसी भी एटम में तीन चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। बट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है अलग अलग ऑर्बिट में। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया बच्चों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, अब देखिए न्यूक्लियस कहाँ होता है। अब देखिए, तो न्यूक्लियस क्या है? सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में होता है, बीचों बीच होता है। ये रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया था। ठीक है, और साइज क्या होता है उसका? साइज का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर होता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम से बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज, बहुत कॉम्पैक्ट होता है न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, क्लियर। न्यूक्लियस से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे एटॉमिक नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यानी Z=P, जेड से शो करते हैं एटॉमिक नंबर को। ये सारा बस एक हिंट आपको दे रही हूँ दिमाग में सेट करने के लिए। मास नंबर क्या हो गया हमारा? मास नंबर ए से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस में रहता है उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, बस इतना जान लीजिए। तो A=P+N। तो ये छोटा छोटा टर्म था जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, और अब आपका काम ये है कि एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कम क्वेश्चंस में ज़्यादा कैसे आप कर सकते हैं काम, ये मैं बताती चली जाऊंगी आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 1:3।
ठीक है। मास नंबर समझ गए, ऊपर मास नंबर ए से डिनोट करेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर न्यूक्लियर डेंसिटीज। तो देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी हो या डेंसिटी हो तो मास बाई वॉल्यूम ही होता है डेंसिटी का, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी है तो मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के लिए फॉर्मूला लिखा गया यहाँ पे, और वेयर m इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। m क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है। a इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, a का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो d इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया तो बच गया सिर्फ m/a, दिखा दिया आपको, ठीक है। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। तो दस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। इससे बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिख के दे सकता है कि सो दैट द डेंसिटी न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक है, वो भी लिख के दे सकता है। तो ये आपने समझ लिया कि अगर ये क्वेश्चन था तो भी ऐसा बनाया, अगर ये क्वेश्चन होता कि सो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर तो भी आप यही आंसर करेंगे। बात आगे समझ, यानी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस निहित है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ डेंसिटीज विल बी, चूंकि मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करना है डेंसिटी को, इसलिए रेशियो क्या हो गया 1:1। ध्यान रखिएगा जब डेंसिटी डिपेंड ही नहीं कर रहा है मास नंबर पे तो 1:3 का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब आप कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एकदम इसको स्टार मार के बना लेना, स्टार मार के एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 8:1:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर न्यूक्लियर रेडियाई, ठीक है। तो देखिए R1 इक्वल्स टू R0 A1, मतलब R1 के लिए A1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 और R2 के लिए यहाँ पे A2 किया गया, ठीक है। तो 1 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो देखिए बनता चला जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व होता है ये, आप 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं, 1 2 5 को 5⁻³ लिख सकते हैं। ओवरऑल ये 1/3 था और ये 3 कॉमन हो गया तो 3 से 3 कट गया तो R1:R2 इक्वल्स टू 2:5 हो गया, ठीक है। इतना तो आप समझ गए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पे देख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। जैसे R जो होता है न्यूक्लियर रेडियाई जो होता है, न्यूक्लियर रेडियाई मतलब क्या, आपका जो रेडियस होता है न्यूक्लियर रेडियाई यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो आपका होता है वो R प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3 होता है। और इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जगह पे R0 लिखा गया, वेयर R0 रेडियस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है। अब देखिए तो इसलिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे चूंकि ये कांस्टेंट है तो R1/R2 इक्वल्स टू A1/A2 1/3, जो कि अभी यहाँ पे आपने देखा ऊपर में आपको बना के दिखा दिया ऐसे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। तो बस रिलेशन याद कर लीजिए कौन सा, ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, रेडियस और मास नंबर में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो R इक्वल्स टू R0 A⁻1/3, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये एक रिलेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए छोटा छोटा न्यूमेरिकल इससे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 4/3 πr³। चूंकि न्यूक्लियस क्या है, गोल है ना, तो स्फेरिकल, तो स्फेयर का जब आप निकालते हो वॉल्यूम तो 4/3 πr³ होता है ना मैथमेटिक्स में, बस वही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 4/3 πr³ हो गया। तो 4/3 पाई का वैल्यू रखा, आर का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा था, आपने बैठा दिया, पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए A⁻1/3 लिखा हुआ है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है सुन के समझिएगा, 1/3, ठीक है। तो यही 3 कट जाता है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारा A। तो देखिए उसे सॉल्व किया तो V इक्वल्स टू 9.8 × 10⁻⁻45 A हो गया। ये समझ गए आप, A कैसा है 1/3 और 3 कट गया तो मीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा। तो V पर दिख रहा है कि ये तो कांस्टेंट हो गया तो प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, A के, यानी कि V1/V2 A1/A2, यानी कि वॉल्यूम दिया रहेगा और आपका रेशियो पूछेगा मास नंबर का, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मान लीजिए वॉल्यूम का रेशियो 2:5 है तो मास का रेशियो भी 2:5 ही होगा।
इस रिलेशन का यही फायदा है। ठीक है, तो इससे आपने क्या समझ लिया कि अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया इसे 2-3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द मास ऑफ न्यूक्लियस इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है इन दियर ग्राउंड स्टेट ऑलवेज लेस होता है जब आप उसके मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग ऐड करोगे तो उसका जो मास होगा उससे हमेशा ओवरऑल जो न्यूक्लियस का मास होता है वो हमेशा लेस होता है। क्यों होता है ऐसा, ये आपको बताना है। जैसे मास ऑफ आपको बताया जाता है ना, मास निकाल के, है ना, मतलब मास नंबर, तो वो जो होता है ना वो ऑलवेज लेस देन होता है अगर हम पर्टिकुलरली अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास को ऐड करें। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि आखिर वो मास जाता कहाँ है, दैट इज़ योर मास डिफेक्ट। वही मास डिफेक्ट जो होता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ग्राउंड state is always less than the total mass of its constituent neutrons and protons because this mass difference appears in the form of binding energy to hold the nucleons inside the nucleus। जो ये आप देख रहे हैं कि जो ये डिफरेंसेस अपीयर होता है मास में, वो क्या करता है, वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहले तो जो डिफरेंसेस देख रहे हैं ना मास का, आगे आपको तुरंत समझा दूंगी। मैं ये काम हमेशा आपके लिए करती हूँ बच्चों की, जैसे ही कोई थ्योरी वैसा आता है जिसमें मुझे लगता है कि बच्चे फंसेंगे, बस फटाक से उसके नीचे वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होता है ताकि आप फंसे नहीं। तो जैसे ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं मास में, दैट इज योर मास डिफेक्ट, और वो मास डिफेक्ट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। तो वही एनर्जी क्या करता है, आपके न्यूक्लियॉन्स को बाइंडिंग करके रखता है, बांध के रखता है न्यूक्लियस के अंदर। छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रहने के लिए कुछ तो बात होगी, वही न्यूक्लियस का, वही आपका बाइंडिंग एनर्जी उसका काम करता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि उसे होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, बात समझ गए, इन वॉट वे इज मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब ये वाइस वर्सा, दोनों अपोजिट भी बोला जा सकता है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्या कहता है कि इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंजर्व रहता है तो कैसे, इन वॉट वे इज मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो कैसे मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, यही आपको बताना है। जो अभी ऊपर कहा ना कि जो डिफरेंसेज इन मास होता है वो मास डिफेक्ट हो गया और वही कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहता है, कंजर्व रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि लेफ्ट साइड में जितना रहता है उतना ही राइट साइड में होता है, तब ये कैसे होता है। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a nuclear reaction are conserved but the total mass is not conserved। क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहते हैं, नंबर उसके नंबर कंजर्व रहते हैं बट उसके टोटल मास कंजर्व नहीं रहते हैं। तो क्या है इसका रीजन, द टोटल मास ऑफ द फ्री प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज मोर देन दियर टोटल मास विद इन द न्यूक्लियस। यानी जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फ्री है, अकेला इंडिविजुअल है, तो उसका जो मास होगा वो मोर देन दियर टोटल मास विद इन द न्यूक्लियस होगा। दिस लॉस्ट मास कॉल्ड मास डिफेक्ट इंडिकेटेड बाई डेल्टा एम which gets converted into energy on the basis of Einstein equation E equals to mc² आप बनाते हैं तो यहाँ m नहीं लिख के डेल्टा m लिखना है, यानी कि मास डिफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। यानी जो मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा m जो लॉस हो रहा है आपके मास का वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको मिल जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि मास का लॉस हो रहा है हमें, वो लॉस नहीं है, वो एनर्जी के फॉर्म में आपको मिल जा रहा
है। तो ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, और ई जो है बाइंडिंग एनर्जी है। अब यहीं पे हम लोग पूरी तरह से बाइंडिंग एनर्जी को फैला के पढ़ लेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरी बातें समझ में आ जाए हमको कि ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई मेरे। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी जो है ना बच्चों, देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रहा है, न्यूक्लियॉन्स को बांध के रख रहा है। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ाया आपको कि बाइंडिंग एनर्जी ही है जो न्यूक्लियॉन्स को यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बांध के न्यूक्लियस के अंदर ही रख रहा है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी घर का मम्मी पापा है जो कि अपने प्यार से, अपने दुलार से बच्चों को घर में अच्छे से संभाल के रखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है हमारा, तो देखिए चूंकि न्यूक्लियस क्या है, बांध के बाइंडिंग एनर्जी रख रहा है न्यूक्लियॉन्स को, तो दो बातें होंगी। जब आप बाइंडिंग एनर्जी को तोड़िएगा तभी आपका न्यूक्लियस ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होना जब फॉर्मेशन हो न्यूक्लियस का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मिलने से, ठीक है, इसको भी बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और दूसरी तरफ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो अब रिलीज देख ही रहे थे बार बार, उसी तरीके से हम ये डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, और लिखा है मैंने यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसरप्ट इट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। एक तो रिलीज हो गया जब आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला, दूसरा रिक्वायर्ड होगा एनर्जी उतना ही, जितना बाइंडिंग एनर्जी है उतना ही एनर्जी ना चाहिए उसको तोड़ने के लिए भी। बाइंडिंग करके जितना रखा गया है उतना ही एनर्जी दे के तोड़ा जा सकता है, उसे डिसरप्ट किया जा सकता है। किसमें, कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस में यही दो चीज़ है, इसी में टूटेगा और क्या टूटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी का मतलब आपने समझ लिया कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब होल्ड, न्यूक्लियस को होल्ड करता है, ठीक है। तो इसी को क्या करना है आपने कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज तो आपने देखा कि डेल्टा एम सी स्क्वायर हो गया, उसी तरह से उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड भी होगा अगर आप उसे ब्रेक करना चाहते हो तो। बात समझ रहे हो कैसे होगा, बाइंडिंग जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसी होल्डिंग कैपेसिटी को हटा देंगे तो हमारा टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आएगा आपको, ई इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 93.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ये फॉर्मूला हो गया, जैसे कि अगर आपको जैसे सी स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या करोगे, अगर यहाँ पे दिया हुआ है मास डिफेक्ट और सी का वेलोसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो उसका एक अलग वैल्यू आएगा। अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने कहेगा तो यही बस मास डिफेक्ट लिख के मल्टीप्लाइड बाई दिस कर देना, तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा MEV में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे इसे स्टार मार के लिखा है। क्या समझ रहे हो बात को, क्या समझाया कि मास डिफेक्ट दे रखा हो और उस बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो इन द टर्म ऑफ MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतना तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, ग्रेटर द मास डिफेक्ट ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये तो आपको पीछे दिख ही रहा था कि डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो सी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा आपका, वो डिपेंड करेगा किस पे, मास डिफेक्ट पे, ठीक है। तो बाइंडिंग, आप देखिए बाइंडिंग एनर्जी को जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ये, ठीक है, L है, न्यूक्लियॉन्स से जब बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो गया, ठीक है। तो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मोर स्टेबल द न्यूक्लियस। अगर आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है तो आपका न्यूक्लियस भी स्टेबल होगा, और जब न्यूक्लियस स्टेबल है तो उसको ब्रेक कराने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा। तो समझ गए, एनर्जी ब्रेक कराने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपने समझ लिया, पर न्यूक्लियॉन का मतलब अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस्तेमाल होगा आगे क्वेश्चंस में। तो जो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पढ़ा रही थी तो यहीं पे बाइंडिंग एनर्जी आया, तो पूरी तरह से बाइंडिंग एनर्जी को यहीं पे पढ़ लिया ताकि अब आपके समझ में आ गया कि डेल्टा एम जो मास ऑफ लॉस होता है वो कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी हो जाता है, और व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ये भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स आपको जो पहले ही बता रखा है कि वो फोर्स जो कि न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है। तो द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। बात आ गई समझ में? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, सो देखते जाइए। न्यूक्लियर फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है ना। कैसे, देखिए, दीज एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड इवन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर कोई बात नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव के बीच ही लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इंडिपेंडेंट है, यही आपको बस इतना से याद करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। और याद वर्ड भी गलत हो जाएगा, याद करने का बात ही नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है न्यूक्लियर फोर्स, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन तो सेम ही चार्ज हो गया ना, तो यहाँ तो रिपल्सन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड इवन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। याद करने के लिए भी परेशानी नहीं है आपको, ध्यान रह जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेज आर नियरली 10 to the power 21 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उससे भी 10 to the power 21 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। यानी आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये भी आपने लिख दिया तो भी चलेगा। तो मेरा तो यहाँ पे मैं कम में ज़्यादा कुछ आपको समझाने की कोशिश रखती हूँ, इसलिए हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बोलना आदत है मेरा। ठीक है, कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर नियरली 10 to the power 21 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी मैं लिख सकती थी, बट मुझे आपको बताना है कि हम लोग जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स मानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, है ना, उससे भी महान फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, याद हो गया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो ही लिखना है, दो हम यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया ताकि जो जिस बच्चे को जो आसान लगे वो कर लेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑपरेट ओनली विद इन स्मॉल डिस्टेंस। हाँ, ये भी जान लीजिए, बस इतना आपको नहीं कुछ याद हो, इतना ही लिखना है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस जो ऑपरेट होता है ओनली विद इन स्मॉल डिस्टेंस होता है ऑफ अबाउट 1 × 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी इसे कहते हैं। हेंस दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, छोटे से डिस्टेंस पे काम करता है। बहुत लार्ज हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो आप समझ जाइए ये बात कि न्यूक्लियर फोर्स किसका ज़्यादा होगा, जिसके न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा। जिसका न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा उसके जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन क्या है, मैंने ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेज, ये वर्सेज है। ठीक है, द मास नंबर ए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉट द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर फिजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन, जो मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी के समय समझाया वही चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगी आपके लिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, समझ गए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी जब बाइंडिंग एनर्जी को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करिए तो उसके बाद का ये है। ठीक है, समझ गए। तो इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई, हेवियर न्यूक्लियाई के लिए ये स्मॉलर हो जाएगा देन द मिडिल वंस, दैट इज हेवियर न्यूक्लियाई लेस स्टेबल। समझ गए, ये मैंने आपको उस समय भी बोला है कि हेवियर न्यूक्लियाई जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। व्हेन अ हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज फ्रॉम अबाउट 7.6 MeV to 8.4 MeV. Greater binding energy of product nuclei result in the liberation of energy. देखिए, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, जो प्रोडक्ट आपका बना, जब आपका जो फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन में क्या होगा, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो बनेगा वो क्या है, ग्रेटर, उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर होगा इन द लिबरेशन। बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट के न्यूक्लियाई का ज़्यादा होगा, जिसके कारण लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगा, यानी कि एनर्जी आपको रिलीज होगा। देखिए खासियत है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो फिजन हो दोनों ही में एनर्जी रिलीज होता है। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, दैट इज दे आर लेस स्टेबल। सो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म heavier nucleus, the higher binding energy per nucleon
एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लेटर रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कहा, प्रोडक्ट जो आपका बना उस प्रोडक्ट का, चूंकि फ्यूजन है, छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाता है, तो जो प्रोडक्ट बना उसका जो बाइंडिंग एनर्जी आपका क्या है, हेवियर हो, ज़्यादा होगा, वो काउज होगा रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी के, एनर्जी रिलीज होने के। यानी है दोनों ही में रिलीज होना एनर्जी को, एनर्जी दोनों में रिलीज होगा, कारण उसका अलग अलग होगा। ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई हैवियर है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस हो जाएगा, लाइटर है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए ये एक ग्राफ है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक ज़रूर होगी, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक को खोलिए। मैंने यहाँ पूरा नहीं बनाया है, सिर्फ जिसका मुझे नीड था ना बस उसी को बनाया है यहाँ पे। ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि इस ग्राफ से बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया था, इसलिए इस ग्राफ को यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए पहले तो ये ग्राफ है मास नंबर, यानी 50, ये 0 से 50 100 ऐसे, तो 0 तो किसी का होएगा ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 200 250। ठीक है, उसी तरह से इधर दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इन MEV, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देखते जाएंगे तो ग्राफ में आप देखिए, अपनी बुक को खोल लें बच्चों काइंडली। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा उससे समझ पाना, चूँकि ग्राफ की बात है तो ग्राफ ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पे बनने में। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन आपके समझने में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, आप देखिए कैसे समझ जाइए फटाक से। देखिए मेन फीचर्स ऑफ प्लॉट, देखिए इस प्लॉट को देख रहे हैं आप, इसका मेन फीचर्स क्या है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, दैट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर ए ग्रेटर देन 30 और लेस देन 170। आप देखें जो जिसका भी मास नंबर 30 से ज़्यादा, यानी कि 0 से 50 के बीच में 30 से ज़्यादा होगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप आ जाइए, किसको लेते हुए यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो और 170 से कम यानी 50 और 200 के बीच, तो उस सब का देखिए एक दे रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बाइंडिंग एनर्जी में ना कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का ग्राफ नहीं है। जैसे यहाँ से तो हुआ कि चढ़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ के बाद आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ग्राफ एक मतलब थोड़ा स्लाइट, मतलब देखिए सॉरी, यहाँ देखिए जैसे यहाँ आपने यहाँ से देखा चढ़ा ऊपर की ओर, यहाँ आया, यहाँ फिर नीचे गया, ऊपर गया, लेकिन इसके बाद यानी देखिए 0 से 50 के बीच में ही 30 कहीं होगा, तो यहाँ के बाद जो ग्राफ आप देखेंगे ना वो दिखेगा कि थोड़ा सा का स्लाइड चेंज है। बस उसी चीज़ को यहाँ लिखा है कि जब ए जो है मास नंबर 30 से 170 के बीच में है तो बहुत कम बाइंडिंग एनर्जी में वेरिएशन देखने को मिलता है। बस फीचर्स नंबर फर्स्ट आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मैंने जो कहा है कि बुक को, अगर बुक है तो लेके रख लीजिए, उसे सामने में देखिए, नहीं है तो यहाँ पे भी मैंने काम चलाओ तो बना ही दिया है। आपका होगा तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी ताकि आप उसे देख सकें। ठीक है, तो देख लें मेन फीचर्स ऑफ प्लॉट में। तो एक चीज़ बता दिया आपको, तो आप देखिए मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 MEV फॉर ए इक्वल्स टू, मतलब ए मतलब क्या, मास नंबर 56 एंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ 7.6 MEV फॉर ए 238। यानी ये चीज़ क्या कह रहा है कि देखिए मैक्सिमम ऑफ अबाउट, देखिए आप ध्यान देंगे तो 8 से थोड़ा ऊपर ये जो गया है, इसके ऊपर कोई नहीं गया है, सॉरी देखिए 8 के ऊपर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, इसके ऊपर तो कोई ग्राफ नहीं गया। तो आप मैक्सिमम वैल्यू किसका देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं कि 8 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए यहाँ तो पूरा एक्यूरेट तो बना हुआ है नहीं, तो 8 से ऊपर है यानी 8 पॉइंट समथिंग हम बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ अबाउट कहाँ गया, 8.75 फॉर ए इक्वल्स टू 56। इससे ज़्यादा किसी का ऊपर नहीं है, ए इक्वल्स टू 56, Fe का 56 होता है आयरन का। ठीक है, तो ये हो गया आपने। उसके बाद आपका मिनिमम जो है सबसे कम किसका गया है, A238 का, मतलब 200 से इसके बीच में यूरेनियम 238 होता है ना, यूरेनियम 238, तो इसका सबसे लोएस्ट होगा आपको
6 MeV। ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, कांस्टेंट एक तरह से मतलब स्लाइटली चेंज है, स्लाइट चेंज कर रहा है, स्लाइटली चेंज है, थोड़ा सा का ग्राफ में फ़र्क है, ठीक है, थोड़ा सा ये हुआ है, MeV का थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है। तो ये आपने, तो अब देखिए ज़्यादा इसको समझना नहीं है आपको, बस ग्राफ को सामने रखिएगा और ये जो समझाया है अभी ना इतनी देर तक, तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या कहना है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 MeV, मास नंबर 56 एंड वैल्यू ऑफ 7.6 MeV फॉर A238। ये फीचर्स नंबर फर्स्ट हो। तो इससे आपने क्या देखा कि बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई A less than 30 एंड हैवी न्यूक्लियाई A greater than 170। आपने इस ऑब्जर्व क्या किया कि MeV जो है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो है दोनों लाइट न्यूक्लियाई के लिए भी लोअर है और हैवी न्यूक्लियाई के लिए भी, मतलब जो जिसका कि A greater than 170 के लिए भी क्या है, लोअर वैल्यू है। अब आइए कंक्लूजन देखिए क्या निकला उस ग्राफ से कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू MeV पर न्यूक्लियन। आपको ये तो बताया गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग है जो कि प्रोड्यूस करता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू MeV न्यूक्लियंस। दूसरी तरफ कहता है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इसको समझिएगा ध्यान से, इससे क्वेश्चन भी अराइज होता है। द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज 30 A greater than 30 और लेस देन 170, जो आपको पीछे बताया गया कि आपने ग्राफ में देखा था, मैंने इस ग्राफ में आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि 30 से 170 के बीच का जो MeV का वैल्यू, मतलब बाइंडिंग एनर्जी का जो वैल्यू है उसमें बहुत कम का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया कि कंक्लूजन क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज ऑफ A greater than 30 और लेस देन 170 इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फैक्ट दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ शॉर्ट रेंज, मतलब कि आपको अभी जस्ट पहले भी बता रखा है कि शॉर्ट रेंज यानी छोटा, न्यूक्लियस का साइज जब छोटा होगा ना तो न्यूक्लियर फोर्स अच्छे से काम करता है। फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड अ सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस विल बी अंडरगो द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ऑफ इट्स नीबर्स विच कम विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। बात आ रही समझ में, जैसे ही आपका कोई जैसे साइज बड़ा होगा तो अपने पड़ोस के लोगों से इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स द प्रॉपर्टी दैट अ गिवन न्यूक्लियन इन्फ्लुएंसेज ओनली न्यूक्लियंस क्लोज टू इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। यानी देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि कंसिस्टेंसी एक खास रेंज तक है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है। तो इस कंसिस्टेंसी का कारण क्या है कि आपका जो शॉर्ट रेंज फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जैसे ही आपने न्यूक्लियस का साइज बड़ा किया तो जैसे ही दायरा बढ़ा तो अपने अड़ोस पड़ोस के पार्टिकल से इन्फ्लुएंस्ड होना स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लियंस, जिसका प्रभाव आपके बाइंडिंग एनर्जी पे भी दिखने लगता है। ठीक है, यही बात आपको पहले भी समझाया, अभी भी समझाया, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाया आपको, ग्राफ चूँकि यहाँ पे मैंने बनाया था इसलिए एक ही जगह पे सबको कंक्लूड कर दिया, लेकिन इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, वाई इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाउंड टू बी कांस्टेंट फॉर न्यूक्लियाई इन द रेंज ऑफ मास नंबर A लाइंग बिटवीन 30 एंड 170। बस ये जो आपको समझाया ऊपर वही लिखना है इसके बीच में। ठीक है, बात आई समझ में? आपको समझने में कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एक लास्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं कोशिश ज़रूर करूंगी कि सारे चैप्टर्स का कुछ सार पढ़ाया जाए आपको, तो उस टाइम उस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगी इस जब आप कमेंट में लिखे रहेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है, बहुत साधारण है ये। डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, हाउ इज रिलेटेड विद द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। बहुत बारी बता चुके हैं इसलिए फिर से अब रिपीट नहीं करेंगे इसे। डेल्टा एम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास। एक्सपेक्टेड मास जो होता है आपने एक्सपेक्ट किया और एक्चुअली जो मास है तो वो निकलता है डेल्टा एम। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर।
पीछे भी पढ़ाया था, फिर इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं किया कुछ भी। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल 2 नंबर के न्यूमेरिकल इससे आएंगे, 2 से 3 मार्क्स का, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या है कि याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला, चूँकि आपके सिलेबस में इतना ही फॉर्मूला, तो अभी ये लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आप देखिए डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो वो जो आपको इससे पहले जो न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा है वो था इन द टर्म ऑफ क्या था, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया था। लेकिन हो सकता है बच्चों की क्वेश्चन पूछ दे न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, 2 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। तो हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 नियरली इक्वल लाइट फ्रेगमेंट, मतलब छोटा बड़े न्यूक्लियस छोटे छोटे में कन्वर्ट होता है, और इसमें क्या हो जाएगा 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियस। क्लियर, ये सब बताया आपको। रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि ये क्या होगा ओनली एट हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 10⁷ केल्विन एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, प्रेशर भी हाई होना चाहिए, तभी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन में होता है, सन से जो एनर्जी मिलती है हम लोगों को, वो किसकी वजह से मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। तो समझ रहे हैं आप कि वहाँ कितना हाई टेम्परेचर होता है। नाउ इन वन फ्यूजन रिएक्शन नियरली 190 MeV एनर्जी इज रिलीज, जबकि इसमें क्या होता है 24.7 MeV एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एक बार फ्यूजन होने पे इतना एनर्जी, एक बार फ्यूजन होने पे इतना एनर्जी। देखिए ये मेंशन कर दिया है ताकि आपको याद रह जाए। न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन दिस न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब ये आपका जो होता है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। उसी तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। जगह नहीं था, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, ठीक है ना, समझ गए। तो ये 4 डिफरेंसेस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे समाप्त हुआ आपका अभी का क्लास, ठीक है। तो न्यूक्लियाई से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस अराइज हो सकते थे, कुछ बच्चे बार बार कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं कि मैम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन वीडियो डाल दीजिए, तो पूरी न्यूमेरिकल का भी वीडियो डालूंगी बच्चों, लेकिन जब आप वीडियोस देखते होंगे ये सारा जो अभी बना के डालती हूँ आपके लिए, तो उसमें भी न्यूमेरिकल तो बताया जाता है ना, तो आपको वो कोशिश करने से एक सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल का मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन रिक्वेस्ट यही है बच्चों की ध्यान से पढ़िए, समझिए बातों को। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ना, तो आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या है आपके समझ में आएगा कि मैम ने ऐसा ऐसा कुछ कहा था, तो इसका आंसर मैं ऐसे कर सकता हूँ। जरूरी नहीं होता है कि आपको जो पढ़ा दिया उठा के यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा। पूछ दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछे तो आपके थ्योरी जो आपका पोर्शन है सिलेबस का, उससे बाहर तो क्वेश्चन करेगा नहीं, ये तो आपने समझ लिया। और मैंने आपके पूरे सिलेबस के कवरेज से जो थ्योरी बन सकता था, जिसको आपको कैसे समझना चाहिए, कैसे आपको लिखना चाहिए, कैसे आप याद रख सकते हैं अपने माइंड में किसी चीज़ को, वो पूरी कोशिश की है बच्चों। तो अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो और बढ़िया लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए बच्चों। जल्दी से जल्दी चैनल को ग्रो कराइए और लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, और बने रहिएगा हमेशा साथ में अपनी मैम के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।